डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने आधिकारिक रूप से रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन को इस साल अमेरिकी मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। आज रूसी विदेश मंत्रालय के उप प्रमुख अलेक्जेंडर पानकिन ने इस पर बयान दिया। लेकिन उनके अलावा पिछले कुछ हफ्तों में ऐसे कई संकेत मिले हैं कि ट्रंप वास्तव में ऐसा कदम उठा सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन के दूत किरिल दिमित्रियेव मियामी में रहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी स्टीवन वित्कोव से लगातार मिलते हैं, जो यूक्रेन पर नुकसानदायक शांति थोपना चाहते थे। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि ट्रंप के पक्ष में लोग तरह तरह के बेहुदा बहाने ढूंढ रहे हैं कि आखिर उन्होंने फिर से रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों में ढील क्यों बढ़ा दी। साथ ही स्टीवन वित्कोव और जैरेड कुशनर फिर से पुतिन से मिलने मॉस्को जा रहे हैं। तो आइए चर्चा करें उन सभी परिस्थितियों की जिनके तहत डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासनिक टीम रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के सबसे अहम शिखर सम्मेलन यानी G20 समिट में लाने की कोशिश कर रही है। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिये है। चलिए इस पर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस एपिसोड के नीचे कोई भी कमेंट लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो रूस को G20 शिखर सम्मेलन में सर्वोच्च स्तर पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसकी जानकारी रूसी संघ के विदेश मंत्रालय के उप प्रमुख अलेक्जेंडर पैनकिन ने दी। शिखर सम्मेलन दिसंबर 2026 में मायामी में होगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और आगे पैनकिन का उद्धरण है, सबसे उच्च स्तर पर उपस्थित होने का निमंत्रण है, लेकिन हम तारीख के करीब जाकर देखेंगे। यहां मैं बताना चाहूंगा कि सबसे उच्च स्तर की यात्रा में राष्ट्रपति को ही निमंत्रण दिया जाता है। इस मामले में गंजे तानाशाह व्लादिमीर पुतिन। अब क्रेमलिन दिखा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन का मियामी में सच में इंतजार हो रहा है। G20 में रूस की शेरपा स्वेतलाना लुकाश ने कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित उपस्थिति के लिए तैयारी कर रहा है। वे उनकी भागीदारी की उम्मीद कर रहे हैं। स्ट्रान G20। इससे पहले व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि रूस G20 के साथ काम जारी रखने में रुचि रखता है, लेकिन अभी तक ये निर्णय नहीं लिया गया है कि रूस की ओर से G20 शिखर सम्मेलन में कौन भाग लेगा। और आगे पेस्कोव का उद्धरण है, अब तक पुतिन की अमेरिका में G20 शिखर सम्मेलन में भागीदारी पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन रूस ने हर सम्मेलन में उपयुक्त स्तर पर भाग लिया है। शिखर सम्मेलन के पास आने पर हमारी भागीदारी का स्वरूप तय होगा। G20 के मोर्चे पर मास्को का काम जारी है। यह ये भी उल्लेख करना चाहूंगा कि आखिरी बार व्लादिमीर पुतिन ने 2019 में जापान में हुए G20 शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था। 2022, 2023 और 2024 में रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के प्रमुख सर्गेई लावरोव ने किया था। 2025 में रूस का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति प्रशासन के उप प्रमुख मैक्सिम ओरेश्किन ने किया था। खुद व्लादिमीर पुतिन अपने बंकर से बाहर निकलने से डरते हैं। ये सचमुच एक डरपोक कमीना है जो लोगों के सामने आने से डरता है। असल में पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और सैद्धांतिक रूप से व्लादिमीर पुतिन खुद वहां जा सकते थे, लेकिन उन्हें डर था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा यूक्रेन के खिलाफ उनके खूनी अपराध के लिए जारी वारंट के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और यूक्रेनी जनता के खिलाफ भी, जिसमें यूक्रेनी बच्चों का अपहरण भी शामिल है। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के लिए मियामी में सच में एक रंगीन स्वागत की तैयारी कर सकते हैं। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य नहीं है क्योंकि उसने रोम संविधि की पुष्टि नहीं की और 2002 में हस्ताक्षर भी वापस ले लिए। वॉशिंगटन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं करता। अपने नागरिकों और सैन्य कर्मियों पर राजनीतिक अभियोजन की आशंका के कारण वो न्यायालय की जांचों का विरोध करता है। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करते हैं। इसी वजह से ये गंजा नमूना अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से आजाद घूम रहा है। पिछले साल भी क्रेमलिन अच्छी तरह समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप को यूरोप के खिलाफ कैसे भड़काना है और उसके साथ कैसे गठजोड़ बनाना है। और हाल के दिनों में, जैसा कि आप जानते हैं, रूस सक्रिय रूप से यह दावा कर रहा है कि यूरोप ही बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप हर तरह से यूरोप के युद्धोन्माद का विरोध कर रहे हैं। उदाहरण के लिए शोइगु, ये रूस के पूर्व रक्षा मंत्री हैं और अब रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव हैं। उन्होंने हाल ही में फिनलैंड और बाल्टिक देशों को चेतावनी दी कि रूस यूक्रेनी ड्रोन के उनके क्षेत्र के ऊपर से होकर रूस पर हमले के लिए यूक्रेनी ड्रोन की कथित उड़ानों के कारण उन पर हमला कर सकता है। अब मैं शोइगु का एक उदाहरण दूंगा। हाल के दिनों में ऐसे मामले बढ़ गए हैं जब फिनलैंड और उन देशों के जरिए जिन्हें रूसी अनपढ़ लोग प्रीबाल्टिका कहते हैं, हालांकि सही नाम बाल्टिक देश है, यूक्रेनी ड्रोन रूस पर हमले कर रहे हैं। इसका परिणाम आम लोगों की पीड़ा और नागरिक ढांचे को बड़ा नुकसान होता है। ये दो स्थितियों में हो सकता है: पश्चिमी वायु रक्षा प्रणालियों की अक्षमता या इन देशों द्वारा जानबूझकर अपने हवाई क्षेत्र को उपलब्ध कराने के कारण ऐसा होता है। अंतिम मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, हाँ, रूसियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून याद आ गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत किसी सशस्त्र हमले की स्थिति में राज्यों के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता मिलती है। अब आज क्रेमलिन में एक नई कहानी गढ़ी गई है। रूस के विदेश मंत्रालय के उप प्रमुख अलेक्जेंडर ग्रुश्को ने कहा कि यूरोपीय देश समुद्री नाकाबंदी और कालिनिंग्राद क्षेत्र पर कब्जे के परिदृश्यों का अभ्यास कर रहे हैं। संयुक्त अभियान बलों के अभ्यास के दौरान, जिसका नेतृत्व यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। उनके अनुसार यूरोपीय सैन्य बलों की गतिविधि, जो सुदूर उत्तर, उत्तरी अटलांटिक और बाल्टिक सागर क्षेत्र में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं, हाल के वर्षों में बढ़ी है। हैरानी है, ऐसा क्यों हो रहा है? शायद इसलिए कि पड़ोस में जंगली रूसी रहते हैं। ग्रुश्को ने नाटो के ऑपरेशन बाल्टिक चौकीदार की भी याद दिलाई, जिसे बाल्टिक सागर के तल पर ऊर्जा और संचार केबलों के टूटने के बाद शुरू किया गया था। और अब रूसी विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि ने इसका असली मकसद अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्गों पर नियंत्रण और रूसी संघ के हित में की जाने वाली माल ढुलाई पर प्रतिबंध लगाना बताया। तो अब आइए याद करें कि इन संयुक्त अभियान बलों में कौन कौन शामिल हैं। इसमें यूनाइटेड किंगडम, ये तो स्पष्ट है, साथ ही डेनमार्क, फिनलैंड, एस्टोनिया, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड्स, स्वीडन और नॉर्वे शामिल हैं। ये गठबंधन 2015 में संकटों पर त्वरित प्रतिक्रिया, खतरों को रोकने और मुख्य रूप से बाल्टिक सागर और सुदूर उत्तर के क्षेत्रों में अभियान चलाने के लिए बनाया गया था। और ये तब हुआ जब गंदी रूस ने यूक्रेन के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध छेड़ दिया। साथ ही वह पूर्वी और उत्तरी यूरोपीय नाटो सदस्यों से सहयोग की ओर झुकता है। इसीलिए क्रेमलिन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो खास तौर पर इन्हीं देशों पर हमला करने के लिए तैयार है, ताकि एक तनाव बने जिसे ट्रंप और पुतिन की अगली मुलाकात में शानदार ढंग से सुलझाया जा सके। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि व्हाइट हाउस क्रेमलिन को काफी संदिग्ध ढंग से रियायत दे रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रंप ने 1 महीने पहले रूस से तेल पर प्रतिबंध हटा दिए थे, और अब देखिए, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि रूस और ईरान पर तेल प्रतिबंधों से छूट बढ़ा दी गई है, कमजोर देशों के अनुरोध पर, जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी से प्रभावित हैं। उन्होंने सीनेट में सुनवाई के दौरान ये कहा, लेकिन ये नहीं बताया कि वे रहस्यमयी देश कौन हैं जिन्होंने रूस से प्रतिबंध हटाने की गुजारिश की थी। बजट समिति के सामने सुनवाई के दौरान डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस कून्स ने अमेरिका के वित्त मंत्री से पूछा कि प्रशासन ने पहले रूस पर तेल प्रतिबंधों में ढील बढ़ाने से इनकार क्यों किया और फिर अचानक एक पल में छूट को फिर से क्यों लागू कर दिया। पिछली बार 11 अप्रैल को प्रतिबंध हटाने की अवधि खत्म हुई थी और वित्त मंत्रालय ने आगे न बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन 16 अप्रैल को इसे फिर बढ़ा दिया गया। कून्स ने उल्लेख किया कि रूस को रोजाना अतिरिक्त $150 मिलियन की आमदनी हो रही है। ये पैसा सिर्फ यूक्रेनियों की हत्या में ही नहीं, बल्कि रूस इसे ईरान को ड्रोन व खुफिया जानकारी देने में भी इस्तेमाल कर रहा है, ताकि अमेरिकी सैनिकों की हत्या हो सके। और इसी सब पर अमेरिकी वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि हां, रूस को प्रतिबंध हटाने से फायदा हुआ है, जबकि पहले, मैं याद दिला दूं, यही बेसेंट कह रहे थे कि नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, हमने भले ही प्रतिबंध हटा दिए हों, लेकिन रूस को फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ना होता तो तेल की कीमतें 100 की बजाय $150 प्रति बैरल होती, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी फायदा हुआ।
बेसेंट के अनुसार अमेरिका ने रूस और ईरान पर लगे प्रतिबंधों को कम करने का फैसला किया है क्योंकि ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी से प्रभावित 10 देशों ने ऐसा अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन ने ऐसा निर्णय नहीं सोचा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से करीब 10 देशों ने अनुरोध किया और ट्रंप बोले, मैं रूस पर प्रतिबंध हटाना नहीं चाहता, पर मुझसे आग्रह किया गया है, तो मैं क्या करूं। अब मैं स्कॉट बेसेंट का उदाहरण बताऊंगा। पिछला हफ्ता वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का था और बुधवार को मुझे पूरा यकीन था कि हम प्रतिबंधों को हटाने की अवधि नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन मुझसे 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मिले जो ऊर्जा के लिहाज से सबसे ज्यादा कमजोर और गरीब हैं। उन्होंने हमसे इन प्रतिबंधों में दी गई छूट बढ़ाने का अनुरोध किया। जब उनसे पूछा गया कि वो देश कौन से थे, तो बेसौंत ने जवाब नहीं दिया, इसलिए शायद किसी ने उनसे ऐसी गुजारिश नहीं की थी। ये पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का असाधारण फैसला था। मैं यही विराम लेता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष नीचे कमेंट में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स से या फिर अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से आर्थिक मदद कर सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए आभारी रहूंगा। अपना ख्याल रखें। अलविदा।